कभी वो समुच्चय R हो सकता है, कभी वो समुच्चय N हो सकता है, कभी वो समुच्चय Z हो सकता है। सवाल में दिया जाता है कि संबंध किस समुच्चय पर परिभाषित है। जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित किया गया है उस समुच्चय का हर एक अवयव खुद से संबंधित हो। ये परिभाषा है स्वतुल्य होने की। अब ये a - b में 2 का भाग जाता है का मतलब क्या हुआ? जैसे हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ESL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तुल्यता वर्ग इक्विवेलेंस क्लासेस। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लास आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। क्वांटल एक्सेस वाले अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं सर ऑल इज गुड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण हमारे रह गए थे को पहले कर लो, फिर हम आते हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लास पे। उदाहरण नंबर सेकंड। अब ऐसे उदाहरण तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि इनमें कोई दिक्कत है नहीं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन संबंध के कर लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर सेकंड क्या बोलता है? पहला हम सॉल्व कर चुके हैं जहां तक मुझे उम्मीद है ना। सेकंड बोलता है मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी पर, टी कौन है? टी एक समतल के सभी त्रिभुज का समुच्चय है। क्या है? बच गई ना क्लास? तो बच गई। समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपके एक संबंध है आर जो कहां पर परिभाषित है? इस समुच्चय टी पर परिभाषित, जिसके अंदर की ट्राइंगल है। आर कैसा है? एक त्रिभुज T1 को दूसरे त्रिभुज T2 से कनेक्ट करता है। कब कनेक्ट करता है? जब T1 और T2 सर्वांग सम है। क्लास 9th में हमने सर्वांग सम पढ़ा होगा, क्लास 10th में हमने समरूप पढ़ा होगा। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, दोनों त्रिभुज एक ही हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लिखते हैं कि T1 सर्वांग सम है T2 के। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता था। इसका मतलब है T1 और T2 दोनों एक ही त्रिभुज हैं। ठीक है, चलिए सर, अब हमें ये प्रूव करना है ये तुल्यता संबंध है, यानी ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा? कि दोनों एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दो पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम है। सारे क्वेश्चन एक ही हैं कि पहला अवयव ए दूसरे अवयव बी से कनेक्ट होगा अगर दोनों बराबर हैं। तो कौन सा वाला उदाहरण? ये वाला उदाहरण, इसकी बात कर रहा है हमसे। ठीक है, तो देखो स्वतुल्य होना बड़ा ही आसान है। स्वतुल्य कैसे करेंगे? जिस समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं उससे कोई भी एक ट्राइंगल पिक कर लो। मैंने क्या किया? मैंने एक ट्राइंगल पिक कर लिया है, माना टी आई बिलोंग्स टू, या ऐसे कर लो, फॉर ऑल क्या लिखूं? चलो, फॉर ऑल आई टी आई बिलोंग्स टू टी, यानी सभी आई के लिए टी आई कौन है आपका? टी आई हमने समुच्चय टी का कोई एक त्रिभुज पकड़ लिया है। अब ये तो बहुत आसान सी बात है। क्या आसान सी बात है? कोई भी त्रिभुज खुद अपने साथ ही सर्वांग सम होता है। इसमें तो कोई बहुत सोचने वाली हम बात हमको है ही नहीं है कि जो भी त्रिभुज आपने लिया है वो त्रिभुज अपने साथ तो सर्वांग सम होगा ही होगा, तो खुद अवयव अपने आप से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टी आई अपने आप से कनेक्टेड है। तो आर क्या है? स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। अगला क्या है? सममित। तो सममित भी आसान ही है। सममित क्या बोलता है? आर में से कोई एक अवयव उठा लो। तो हमने क्या किया? हमने उठा लिया, माना T1 T2 बिलोंग्स टू आर। T1 T2 आर में से, इसका मतलब क्या है? T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 और T2 एक ही हैं। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि T2 और T1 एक ही हैं। अरे T1 T2 के बराबर है तो T2 भी तो T1 के बराबर ही होगा।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, मतलब R क्या है, सममित भी है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा, संक्रामक के लिए 3 अवयवों का होना आवश्यक है। किस तरह से आवश्यक है, हमने कर लिया माना T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, साथ में आपके है T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, है ना। T1 T2 भी R में से, T2 T3 भी R में से हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो जैसा T1 ट्राइंगल है ऐसा ट्राइंगल ही T2 है, और इसका मतलब क्या है, जैसा ट्राइंगल T2 है ऐसा ट्राइंगल ही T3 है। अब देखो T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 और T3 भी सर्वांग सम होंगे। ऐसे क्वेश्चन तो हमने क्लास 9th में भी बनाए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, यानी R क्या है, संक्रामक है, अतः R संक्रामक संबंध है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फाइनली लिख देंगे, यहां पे लिख लो इसको फटाफट। फिर हम फाइनली क्या लिखेंगे सर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से R एक तुल्यता संबंध है। हो गया क्लियर, चलो अब आ जाओ। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की फोटोकॉपी है तो कोई भी त्रिभुज अपने आप से कनेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद का सर्वांग सम तो होगा ही होगा। नो सर, दोबारा समझाइए। ये त्रिभुज है, अगर मैं इसकी फोटोकॉपी कराऊंगा तो मुझे यही तो मिलेगी। यस सर। तो सोनम सोनम के बराबर है कि नहीं है, यस सर। तो ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के बराबर ही है। यस सर। तो दुनिया का हर त्रिभुज खुद का सर्वांग सम तो होता ही होता है, तो स्वतुल्य हो गया। यस सर। ठीक है, T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी T1 T2 बराबर है, एक दूसरे की फोटोकॉपी है, तो T2 हाँ। और T1 भी बराबर होंगे, फोटोकॉपी होंगे ना, हाँ तो सममित भी हो गया। सर, संक्रामक समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, T1 और T2 सर्वांग सम है, तो T1 और T2 बराबर है, हाँ। और T2 और T3 वो है सर्वांग सम, यानी T2 और T3 भी बराबर है। T1 की फोटोकॉपी T2 है और T2 की फोटोकॉपी T3 है, तो T1 T3 क्या होंगे, और बराबर होंगे। तो T1 और T3 भी सर्वांग सम है। यस सर। हो गया काम। हेलो हम्म सर, ये TI बिलोंग्स टू R नहीं हो सकता, T1 बिलोंग्स टू R हो जाए तो? T1 बिलोंग्स टू R क्यों होगा, T1 तो T में से आएगा ना, T1 तो इस नहीं सर, समुच्चय में से लिया है ना, दे रखा है ना यहाँ पे संबंध, तो समुच्चय सर T पर TI परिभाषित है। सर TI के जगह पर T1 बिलोंग्स टू R नहीं ले सकते सर? मेरी बात नहीं समझा, मैं क्या बोल, वही तो बोल रहा हूं, अवयव कहां से लेते हैं, सर T से सर। T से नहीं, जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित है उस समुच्चय से अवयव लिए जाते हैं। हाँ हाँ सर। तो ये संबंध कहां पर परिभाषित है, सर R पर सर। कहां लिखा है R पर परिभाषित है। T1 कॉमा T2 अरे उसको T1 गोली मार, सवाल को सर्वांग पढ़ो सम स्टार्टिंग है। से, पढ़ो सवाल सर स्टार्टिंग से। हाँ, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय तो है। समुच्चय कौन है, समुच्चय अरे T1 रुक जा, समुच्चय कौन है, सर T किसी समतल में समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है सर। तो समुच्चय T हुआ ना, यस सर। अवयव कहां से लोगे, सर त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा का T लेंगे सर। मेरी बात समझ, संबंध एक समुच्चय पर परिभाषित होता है, कभी वो समुच्चय R हो सकता है, कभी वो समुच्चय N हो सकता है, कभी वो समुच्चय Z हो सकता है। सवाल में दिया जाता है कि संबंध किस समुच्चय पर परिभाषित है, हाँ या ना। अच्छा अच्छा। तो ये यस सर। संबंध किस समुच्चय के ऊपर परिभाषित है,
सर त्रिभुज पे परिभाषित है सर। त्रिभुज समुच्चय या समुच्चय कौन है? तो सर सवाल लगाए बेटा। त्रिभुज, ये सब बाकी सर पीछे के लगा रहा हूँ, ये नहीं सर समझ में आया, नहीं नहीं, वो स्वतुल्य वाला। पीछे के लगाए तो ये कैसे नहीं लगेगा? पीछे के लगाए नहीं है अपने आप से। सवाल लगते हैं मेरे सॉल्यूशन बंद करके अपने पेन से। Yes, sir। एक बार वापस पढ़ ले। ऐसी क्या मारा मारी है? तुल्यता वर्ग नहीं होगा आज, बस और क्या होगा? पढ़ यहां से, बोल। सर मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित हम्म। समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो समुच्चय कौन है यहाँ पे? सर टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय तो है। समुच्चय का नाम टी हुआ ना? यस सर। तो ये संबंध किस समुच्चय पर परिभाषित है? सर त्रिभुजों पे परिभाषित उसका है। नाम है ना बेटा, एक, जैसे तेरा नाम भूपेंद्र, उसका नाम क्या है? उस समुच्चय का नाम क्या है? वापस पढ़। सर समझ नहीं आ रहा सर। तूने समुच्चय पढ़ा है क्लास 11वीं का? यस सर पूरा पढ़ा सर। समुच्चय क्या होता है? सर बहुत सारी चीजों का संग्रह होता है। बहुत सारी चीजों का समग्र एक समुच्चय होता है। समुच्चय को हम कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं। यस सर। ठीक है। यहाँ चीजें कौन कौन यस सी सर। हैं? सर यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज है। त्रिभुज है ना, तो चीजें त्रिभुज हैं। तो त्रिभुजों को यस संग्रह सर। किया तो एक समुच्चय बना। यस सर। उसको नाम यस दिया सर। कुछ, क्या नाम दिया? कैपिटल अल्फाबेट से हम त्रिभुज को नाम देते टी से हैं। सर उसको परिभाषित किया। सर टी से। टी से परिभाषित किया। तो संबंध यस सर। किस समुच्चय पर परिभाषित है? टी पर। यस सर टी पर टी पर। संबंध समुच्चय टी पर परिभाषित है ना, तो अवयव कहां से लोगे? यस। अगर सर त्रिभुज की भुजाओं से लेंगे सर T1 T2 से। सही तो नहीं बोल रहा ना? अरे त्रिभुज की भुजाओं से अवयव क्यों लेगा बेटा? अवयव कहां से लेते हो? वैतुल्य क्या होता है? सर सतिल सर खुद का खुद से संबंध हो जिसका नहीं सर। नहीं, वो नहीं। मैंने क्या डेफिनेशन बताई है स्वैतुल्य की? बच्चे कुछ ये करो। बाकी के बच्चे सवाल करो। सर समुच्चय A पर परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र संबंध कहलाता है सर, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं हाँ, से प्रत्येक संबंधित को हो। बोला था गोला बना लेना। यस सर। बना हुआ है। यस सर। तो जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। इसका? यस सर। इसका? वापस बोल। सर समुच्चय का प्रत्येक अवयव सर। जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित है उस समुच्चय का सर प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। यस सर। इसका? वापस बोल ऐसे ही, जो मैंने बोला सर ऐसे ही। समुच्चय A पर यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो अरे स्वतंत्र संबंध रट कहलाता के मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती बेटा, तो कॉपी में लिखा हुआ है। मेरे सामने कॉपी नहीं है ना। है। दुनिया का जो कोई भी समुच्चय रहा होगा जिस पर संबंध यस सर। परिभाषित है, अगर उस समुच्चय का हर एक अवयव अपने आप से कनेक्टेड है तो स्वतुल्य हो जाएगा। यस सर। तो जिस समुच्चय पर संबंध को परिभाषित किया है उस समुच्चय का हर एक अवयव खुद से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन में समुच्चय कौन है? सर त्रिभुज है सर। समुच्चय का नाम क्या समुच्चय है? टी से प्रभाषित टी। टी से सर टी है ना, प्रदर्शित टी। की गई। समुच्चय का नाम यस टी है, तो यस अवयव सर। कहां से लोगे? सर त्रिभुज से लेंगे सर वो। वापस पर डेफिनेशन। सर सर समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित और स्वतंत्र समुच्चय का संबंध प्रत्येक है। अवयव ना। यस सर। समुच्चय कौन है? सर समुच्चय सर त्रिभुज है। त्रिभुज समुच्चय है। और त्रिभुज। कहां लिखा उसमें त्रिभुज समुच्चय? त्रिभुज तो अवयव हैं। यस सर संबंध आ बट तू पक्का ना 11वीं बिना पढ़े 12वीं में आ गया। तू पढ़ ले बेटा। 10वीं 10वीं पढ़ाता है उसमें, मतलब स्कूल में वो चलता है, माइक पे सवाल बोले जाते हैं। वो नहीं स्कूल सर तो नहीं था ना? आपने सर सर आपने जो समुच्चय पूरा जेई का पढ़ा है मैंने उस पूरा पढ़ा है सर सेट फिर का। तो मेरे ऊपर ही और धिक्कार है सारे बेटा। क्वेश्चन भी मैंने लगा दिए। तो मेरे सीबी को के सारे क्वेश्चन भी हो गए सर। फिर मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी।
समझा मेरी बात? यहां समुच्चय का नाम नजर नहीं आ रहा, टी है। यस सर। समुच्चय का नाम क्या है? समुच्चय का नाम टी है सर, और समतल के सभी त्रिभुजों का और समुच्चय और, सर। और जो टी है उसके अवयव कौन है? त्रिभुज है। यस सर। तो संबंध आर कहां परिभाषित है? समुच्चय पर। यस सर। इस समुच्चय का नाम क्या है? टी है सर। टी। तो टी में जितने भी अवयव हैं वो खुद से संबंधित होने चाहिए। यस सर। किसके अवयव संबंधित होने चाहिए? टी के। यस सर। तो अवयव कहां से लोगे? टी में से। अब सर, यस सर, टी से। टी से लोगे ना? टी से ही तो लिया यस है। सर। यस सर, टी से ही लिया सर। अब बात समझ आई नहीं आई अभी भी? इसके अलावा तो मैं यस समझा भी सर, नहीं अब पाऊंगा बेटा। तो आ जाओ यहाँ, तुल्यता वर्ग गया तुम लोगों का। अब चलो आ जाओ पढ़ो। मान ली, अब चुप हो थैंक जा। यू सर। अब चुप हो जा। ठीक है। थैंक यू सर। परफेक्ट। मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। तो समुच्चय कौन है? एल है। अवयव कौन है? रेखाएं हैं। बात समझ आ रही है? समुच्चय कौन है? एल है। और अवयव कौन है? रेखाएं हैं। ये कौन है? रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है। एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय तथा आर, आर एक संबंध है जो किस पर परिभाषित है? एल पर परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? कि जो एल के अवयव हैं यानी L1 और L2 आपस में कनेक्टेड होंगे यदि L1 L2 पर लंब है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है लंब होने का। और हम ऐसे जब बनाते हैं इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं। ठीक है। एक समुच्चय एल है। इस समुच्चय के अवयव कौन है? समुच्चय के अवयव है रेखाएं। इस समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित है। अगर यहां से मैं दो अवयव उठाऊंगा जो कि दो रेखाएं हैं, अगर वो एक दूसरे के लंबवत हुई तो वो संबंधित होंगी, अदरवाइज वो संबंधित नहीं होंगी। ठीक है। अब मुझे चेक ये करना है कि क्या ये स्वतुल्य है क्या? स्वतुल्य कब होता है? जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित किया गया है उस समुच्चय का हर एक अवयव खुद से संबंधित हो। यह परिभाषा है स्वतुल्य होने की, कि दुनिया में जिस किसी भी समुच्चय पर इस संबंध को परिभाषित किया गया है उस समुच्चय का हर एक अवयव खुद अपने आप से संबंधित हो। तो मैं अवयव कहां से लूंगा? उस समुच्चय से मुझे अवयव लेने पड़ेंगे जिस पर संबंध परिभाषित है। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां से कोई एक अवयव उठा लिया। माना L1 बिलोंग्स टू L है। ठीक है। यहां L1 बिलोंग्स टू R नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे स्वतुल्य की परिभाषा क्या बोलती है? उस समुच्चय का हर एक अवयव अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है। अब एक बात बताओ, अगर L1 L1 के लंबवत हो जाता तो L1 का कनेक्शन L1 के साथ हो जाता। कोई रेखा अपने आप के लंबवत नहीं होती, कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है ना? तो हम क्या लिखेंगे? के लिए रेखा L1 समांतर है रेखा L1 के, तो समांतर रेखा लंबवत हो नहीं सकती, तो L1 L1 से कनेक्टेड नहीं है। अतः L1 L1 से कनेक्टेड नहीं है, यानी R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है? सममित है। सममित क्या होगा? हम मानेंगे हम R में से कोई एक अवयव उठाएंगे, यानी हम R में से क्या करेंगे? इस संबंध में से कोई एक अवयव उठाएंगे। अवयव क्या होगा? L1, L2 ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R है। और ये कोई रैंडम अवयव है, यानी किसी भी अवयव को उठा लिया है। तो अगर इसका उल्टा भी इसके अंदर पाया गया तो ये सम्मित हो जाएगा, अदरवाइज ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है। अगर L1 L2 से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। अगर L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं L2 लंबवत है L1 के। L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया L2 का कनेक्शन L1 के साथ है। ठीक है। तो जो अगर मैं L1 L2 को लेकर चला था तो उसका उल्टा भी R के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी R क्या है? सममित है।
ठीक है। संक्रामक कितनों को लगता है ये होगा और कितनों को लगता है नहीं होगा? जो होगा वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं होगा वो क्रॉस बनाओ। तो जिन्होंने ना हाथ खड़ा किया, उन्होंने ना क्रॉस बनाया है, वो क्या चाहते हैं मेरे से? ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो समझो, यहां पे 3 रेखाएं होंगी। संक्रामक में 3 अवयव होते हैं। ये रेखा कौन है? ये रेखा L1 है। इसके लंबवत दूसरी रेखा कौन होगी? L2 होगी, है ना। L1 का कनेक्शन L2 से, फिर L2 का L3 से होगा, तो L2 के लंबवत एक रेखा और L3 होगी, तो L2 के लंबवत रेखा मैंने L3 बना दी है। अब L1 L3 लंबवत है क्या? सर L1 L3 तो समांतर हैं। ये दोनों क्या है? L1 समांतर है L3 के, मतलब L1 का कनेक्शन L3 के साथ नहीं होगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं इसको भी फटाफट। माना L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? L1 लंबवत है L2 के और L2 लंबवत है L3 के। अगर L1 L2 के लंबवत है और L2 L3 के लंबवत है तो L1 L3 समांतर है। क्या है? L1 समांतर है L3 के। इसका मतलब क्या होगा कि L1 L3 डजंट बिलोंग्स टू R, यानी R संक्रामक नहीं होगा। अतः R संक्रामक नहीं है। यार ये संबंध फलन में से संबंध ना लास्ट में पढ़ाना चाहिए, तब तक बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। ये सबसे पहले अलजेब्रा आ जाती है, उनको लगता है कि क्या हो गया उनकी जिंदगी के साथ में। बात समझ आई नहीं आई? जिनको समझ आ गई वो हाथ नीचे कर लो। जितने सारे हाथ खड़े ना, इतना बड़ा सवाल ही नहीं है। सुमित यादव, सचिन, बोलो। सर ये संक्रामक वाला नहीं समझ में आया है। संक्रामक के लिए कितने अवयव चाहिए? सर तीन 3 अवयव। बेटा सचिन म्यूट कर ले अपने आप को, चुप रहे। कितने अवयव चाहिए? 3 अवयव। 3 1। तो अगर मैं L1 का कनेक्शन L2 से लेता हूं तो L1 L2 लंबवत है। हाँ। ये रेखा L1 है, यस सर। इसके लंबवत रेखा ये L2 है। यस सर। फिर मैंने L2 का कनेक्शन L3 से माना, यस तो सर। L2 L3 लंबवत होंगी। यस सर। L2 के लंबवत रेखा बनाऊंगा तो ये रही 90 डिग्री। ये हाँ कौन सर। है? L3 है। अब L1 ये L3 क्या है? समांतर है, लंबवत है? सर वो दोनों समांतर हो गई है। समांतर होगी तो लंबवत नहीं होंगी। हाँ। तो लंबवत नहीं होंगी तो L1 का L3 से कनेक्शन नहीं होगा। यस सर। ठीक है। हाँ सचिन बोलो। म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ कहाँ गया वो आदमी? तो इंसान ही गायब हो गया। परफेक्ट है। आदित्य साहू, बोलो। हेलो सर, चतुल्य नहीं समझे में आया। समझा भी नहीं पाऊंगा बेटा मैं। पढ़े हो? जी सर। कितनी क्लासें ली हैं? सारी। वैतुल्य क्या होता है? सतुल्य प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। परफेक्ट है। तो कोई भी एक रेखा आपने ले ली, जी सर। अगर वो स्वयं से संबंधित हो गई तो स्वतुल्य हो जाएगा। जी सर। ठीक है। तो कोई रेखा स्वयं से संबंधित कब होगी? सर जो रेखा है वो अपने से संबंधित हो। कब होगी? संबंध सर क्या है? L1 जो है L2 के पर लंब है। लंबवत हो। तो एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा भी L1 है। जी सर। वैतुल्य में खुद को ही करना होता है ना कनेक्शन। तो जी L1 सर। जी L1 के लंबवत होती है या समांतर होती है? सर, समांतर होती है। तो लंबवत नहीं है, जी सर। वैतुल्य भी नहीं है। जी सर। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। जी सर। चलिए। तो कृष्णा, बोलो। हेलो सर। हम्म
सर ये कह रहे हैं कि उसमें जो है ये संक्रामक वाले में तीनों लंब नहीं हो सकता। कैसे होगा? सर ऐसे एक एक्स अक्ष पे एक वाई एक जेड। तो 2D में काम कर रहे हैं ना हम तो। जैसे सर उसमें 3D में नहीं कर सकते तब नहीं कर सकते, हम सोचे यही कर दें तो हो जाएगा। नहीं कर सकते, हम 2D में ही है वहां पे। ठीक है। ठीक है सर। ये आदमी ने आज तक पहले सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल बड़ा अच्छा पूछा है उसने। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। चलो आगे बढ़िए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, इसको कोई नाम दे देते हैं। मैंने इसको नाम दिया है समुच्चय ए। जो 1 है, 2 है, 3 है, 3 अवयव हैं इसके अंदर। एक संबंध आर है जो आपका है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ये स्वतुल्य है, बिल्कुल स्वतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि समुच्चय में 3 अवयव हैं, तीनों अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। ठीक है। दूसरा, सममित। तो क्या सममित है क्या? सर देखो 1, 2 का उल्टा 2, 1 होता है, जो यहां नहीं है, तो सममित नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, यानी कि सममित नहीं होगा। तीसरा, संक्रामक। तो यहां तो संक्रामक चेक ही नहीं करना होता, यहां चेक कर लो। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो 1 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर के लिए 1, 3 डजंट बिलोंग्स टू आर। तो स्वतुल्य तो होगा, सममित नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। हो गया? क्लियर है? ठीक है। ठीक। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर, तो संबंध कहां परिभाषित है? z पर परिभाषित है। z कौन है? z इंटीजर्स का समुच्चय है, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक संबंध परिभाषित है r। कैसे परिभाषित है? कि एक इंटीजर a का कनेक्शन दूसरे इंटीजर b के साथ होगा अगर a - b में 2 का भाग जाता है ना। अब ये a - b में 2 का भाग जाता है का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं 10 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो ये 5 बार चला गया, ये 10 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि 10 जो है वो 2 × 5 के बराबर है। सही बात है ना। ऐसे ही अगर मानो कि 15 के अंदर 3 का भाग जाता है तो ये 5 बार भाग चला गया, ये 15 आ गया। मैं लिख सकता हूं 15 का मान 3 × 5 के बराबर होता है ना। सिंपल सी बात है। यानी जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग जाता है तो हमको शेषफल 0 मिलता है। हमको क्या मिलेगा? ये शेषफल हमको 0 के बराबर प्राप्त होगा, है ना। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये बोल रहा है कि a - b में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या होगा? जब a - b में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा। जैसे यहां पर भागफल 5 मिला है, यहां पर भागफल 5 मिला है। अगर आप 32 में 4 का भाग दोगे तो आपको भागफल क्या मिलेगा? 8 मिलेगा और शेषफल 0 मिलेगा। तो हम 32 को 4 × 8 लिख सकते हैं और शेषफल 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम भाग देते आए हैं। तो अगर मैं a - b में 2 का भाग देता हूं तो भाग पूरी बार चला जाएगा, मुझे कुछ भागफल मिलेगा। भागफल कहां से मिलता है? ये हमको इंटीजर में से मिलता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं -32 में भाग लगाऊंगा तो -8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो मैंने इसको क्या लिखा? मैंने इसको ये लिखा कि a - b जो है ना, a - b मेरा कैसा होगा? सर a - b में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो पूरी बार भाग जाएगा। मान लिए भाग k बार चला गया, और फिर हम क्या कर सकते हैं? k को अगर 2 से गुना करेंगे तो हमको a - b मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 को 2 × 5 लिखा है, 15 को 3 × 5 लिखा है, और -32 को मैंने 4 × -8 लिखा है। ऐसे ही मैंने a - b को 2 × कोई ना कोई इंटीजर लिख दिया जिसको मैंने k नाम दिया है। ऐसा मैं कर सकता हूं ना। k कहां से जाएगा? ये k मेरा आएगा पूर्णांक से। ये बात हमारे समझ आ गई?
इनको समझ आ गई हाथ खड़ा कर दो। सबको समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है। तो संबंध क्या है, a माइनस बी में भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है स्वतुल्य। ठीक है बेटा, अब स्वतुल्य कब होगा, जब जिस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं उस समुच्चय का हर एक अवयव अपने आप से कनेक्ट हो जाए। यानी यहां से मैं कोई भी अवयव उठाऊं और वो खुद के साथ कनेक्ट हो। खुद के साथ कनेक्ट कब होगा, जब a माइनस बी की वैल्यू a माइनस बी के अंदर 2 का भाग जाता है। तो जब मैं कोई अवयव a उठाऊंगा और a को a में से ही माइनस करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, और 0 में 2 का भाग जाता है। सिंपल सी कहानी है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए, यानी जिस समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं उसके हर एक अवयव के लिए a माइनस ए की वैल्यू 0 होती है, जिसके अंदर की 2 का भाग जाता है। मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r है। सिंपल है। तो ये क्या होगा, r स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक बात है। चलो सममित पर आ जाओ। सममित के लिए हमें r में से कोई एक अवयव उठाना पड़ेगा। a कॉमा बी r में है, यानी a का कनेक्शन b के साथ है, यानी a माइनस बी में 2 का भाग जाता है। ठीक बात है। अब मुझे b माइनस ए में भी 2 का भाग देना है, तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर a माइनस बी में 2 का भाग जाता है तो b माइनस ए में भी भाग जाएगा, उसके केवल माइनस ही तो गुना किया है आपने। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया ऐसे, माइनस कॉमन लिया, मैंने b माइनस ए बन गया, और मैंने इसको यहां से लिख दिया है b माइनस ए बराबर 2 माइनस का k। ठीक है। और अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर है, k अगर पूर्णांक है तो माइनस के भी पूर्णांक है, यानी b माइनस ए में भी पूरा पूरा भाग चला गया। ये तो यही बात हुई ना सर। 15 माइनस 10 में अगर आपका 5 का भाग जाता है कितनी बार, एक बार, तो 10 माइनस 15 में भी 5 का भाग जाएगा कितनी बार, माइनस एक बार, है ना। तो क्या हो गया सर, b माइनस ए में भी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये हो गया b कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो गया, यानी r क्या है, सममित है। ठीक बात है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है संक्रामक। संक्रामक में हमें 3 अवयवों की आवश्यकता है। वो 3 अवयव कौन कौन से हैं, हमने कर लिया माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी में 2 का भाग जाएगा, यानी जब मैं a माइनस बी में 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे कोई भागफल मिलेगा k। अब जैसे ही मैं b माइनस सी में भी भाग लगाऊंगा तो मुझे कोई भागफल मिलेगा। तो इसके लिए दोनों भागफल को अलग अलग करने के लिए मैंने इसको k1 नाम दे दिया, उसको मैं k2 नाम दे दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे b माइनस सी के अंदर भी 2 का भाग जाएगा तो ये k2 मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस का b माइनस सी बराबर ट्वाइस k1 प्लस ट्वाइस k2, है ना। ऐसे ही मिलेगा ना। ठीक बात है। अब एक बात मुझे ये बताओ, यहां से हमें क्या मिला सर, देखो b से b कैंसिल, तो यहां से मुझे a माइनस सी मिल गया है। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो ये k1 प्लस k2 हो जाएगा। तो k1 अगर क्या है, पूर्णांक है, k2 क्या है, पूर्णांक है, तो k1 प्लस k2 क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। यानी a माइनस सी में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो a भी c से कनेक्टेड होगा, यानी r क्या है, संक्रामक है। r सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, तो r क्या है, एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है। एनी डाउट। बोलो। सर पिछले वाली स्लाइड में जाइए। पहले सुमेर यादव को बोलने दो।
सर यहाँ पे जो सम्मित वाला है, देखिए थोड़ा सा साइड होइए। सर जो लिखे हैं -b -a = 2k, अगर सर b के स्थान पे हम -2 ले लें और a के स्थान पे 1, तो सर माइनस माइनस +2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। फिर 2 से कैसे 1 में भाग जाएगा? नहीं नहीं, आपने जो लिया है उसमें a माइनस बी में भाग जा रहा है। ये -b में। हाँ, पहले a माइनस बी में भाग जाएगा तो आगे बात होगी ना। a सर -2a है और b -1 है सर, उसमें भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो पहले पहले ये होगा तो ये होगा ना, अब यही नहीं हो रहा तो फिर इसकी बात कैसे करोगे? अच्छा सर, हमें लगा जेड में से लेना है। समझ गए ना बात को? इस मतलब सर जेड में से सभी अवयव को नहीं ले सकते, जो जाएगा उसी को ही लेना अरे है ना? पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी वही तो लोगे ना, तो फुलफिल करना पड़ेगा। म्यूट कर लो। हाँ, दूसरा कौन था? सर हाँ बोलो। बोला है कि जो ए माइनस बी लिखा है वही नहीं समझ में आया है केवल। ये समझ नहीं आया? हाँ हाँ, वही कहाँ से आया है ए माइनस बी, वहां पे जो लिखा है आर समुच्चय आर जो है। ये हाँ समझ आ हाँ, गया? नहीं नहीं वही नहीं समझ में आया है। 50 में 2 का भाग जाता है नहीं जाता? जाता है तो 50 में 2 का भाग देंगे तो भागफल क्या मिलेगा? 25। तो 50 होता है 2 × 25। हाँ, a माइनस बी में 2 का भाग चला गया, ए माइनस बी में 2 का भाग गया, ऐसा तो बोला हुआ है ना सवाल में कि भाग जाता है। अच्छा हाँ 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 भाग सर। कितनी बार जाता है और मुझे नहीं मालूम, पर भाग जाता है। हाँ तो अगर a माइनस बी में मैं 2 का भाग देता हूं तो मैंने मान लिया भाग k बार चला गया, हाँ, तो k × 2 क्या होगा? के इंटू दो वही भाजक होगा, भाजक कौन भाज्य है? होगा। a माइनस बी क्या? होगा ना। हाँ हाँ वही, हो गया? समझ गया सर। ठीक है। सर बोल रहे हैं कि अगर तुल्यता संबंध होने के लिए अगर तीनों में से कोई एक नहीं हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। थैंक यू सर। सुहासिनी, सुभाषिनी। हेलो सर। हम्म। सर मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउट था। अब तू थर्ड को रुक जा, भी मुझे बहुत 17 मिनट बच रहे हैं, बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ाना है, रुक जा वहां पे। अगला कौन है? तान्या पाल। हेलो हम्म। सर, हो गया क्लियर सर, डाउट क्लियर हो गया। हो गया तो ठीक है। धनंजय का भी हो ही गया होगा, वो तो पगला बिना बात ही हाथ खड़ा करके बैठा हुआ है, इसका भी हाथ नीचे कर। ठीक है, अब शांति से मेरी बात सुनना है ना। हमने क्या किया, हमारा संबंध क्या था? हमारा संबंध ये था ए का कनेक्शन बी के साथ होगा जब a माइनस बी में 2 का भाग जाता है। ठीक है, सिंपल है। और ए बी कौन है? ए बी इंटीजर है। तो मेरा ऐसे ही मन किया कि मैंने एक पूर्णांक उठा लिया 1। ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये 1 कितनी संख्याओं के साथ कनेक्टेड हो सकता है। सिंपल सी कहानी है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक संख्या 1 ली है और दूसरी संख्या 2 ली है, तो क्या ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? जो कर होंगे वो हाथ खड़ा करो, वो नहीं होंगे वो ऐसे क्रॉस करो। अरे 1 - 2 का मान कितना होगा? 1 - 2 का मान -1 होगा, और -1 में भाग 2 का जाता है नहीं जाता? नहीं जाता। तो 1 2 से कनेक्ट होगा नहीं होगा? नहीं कनेक्ट होगा। सिंपल सी कहानी है। तो सर 2 से तो कनेक्ट नहीं हुआ है ना, क्या 3 से कनेक्ट होगा क्या? सर देख लेते हैं। 1 - 3 की वैल्यू -2 होगी और -2 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो 1 जो है वो 3 से कनेक्ट है या नहीं है? है ना? अरे फटाफट हाथ खड़े कर दो, है। चलो, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ है? एक तो 3 के साथ है, और 3 के साथ है तो -3 के साथ भी होगा ही होगा। अगर मैं ये निकालूं कि 1, -3, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 3 यानी कि 4। 4 में भी 2 का भाग जाता है, तो 3 से अगर कनेक्शन है तो -3 से भी कनेक्शन हो। जिनको ये बात समझ आ गई वो हाथ खड़ा करो। सबके समझ आ गई। जिनके नहीं समझ आई वो आगे समझो। अब मैंने क्या किया? 3 निकाल लिया। अब मैंने सोचा क्या 1 का कनेक्शन 4 के साथ होगा क्या? तो सर 1 - 4 कितना आएगा? -3 आएगा। 1 - 4 कितना आएगा? -3 आएगा। तो -3 में भाग नहीं जाता है ना, तो 4 से कनेक्ट नहीं होगा। क्या 5 से कनेक्ट होगा? देख लेते हैं। तो सर 1 - 5 की वैल्यू -4 आती है, और -4 में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी ये 5 से भी कनेक्ट है, और 5 से है तो -5 से भी है ना।
तो तुम्हें कुछ पैटर्न समझ आया? सर 1 का कनेक्शन 2 के साथ नहीं है, 1 का कनेक्शन 4 के साथ नहीं है, 1 का कनेक्शन 3 के साथ है, 1 का कनेक्शन 5 के साथ है। 1 कौन है? एक विषम संख्या है। और दूसरी अगर मैं सम संख्या लेता हूं तो एक सम और एक विषम अगर मैं लूंगा और दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे विषम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। परंतु अगर मैं एक विषम लेता हूं, दूसरी भी विषम लेता हूं, तो उनको जब मैं घटाऊंगा तो मुझे सम संख्या मिलेगी, और सम में 2 का भाग जाता है। यानी ये 1 कौन है? ये 1 एक विषम संख्या है, तो ये 1 दुनिया की सभी विषम संख्याओं से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? जिनको बात समझ आई वो हाथ खड़ा करो। सर 1 विषम से कनेक्ट होगा और सम से कनेक्ट नहीं होगा, और कोई सी विषम ले लो आप, फिर तो आखिर तो मुझे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे 7 भी लिख सकता हूँ, -7 भी लिख सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, और इन सबको मैंने इकट्ठा करके एक समुच्चय बना दिया। ये कौन है? ये वो सभी अवयव हैं जो 1 से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सर मैं 2 से कनेक्टेड अवयव निकालना चाहता हूं, तो क्या 0 में ले सकता हूं? हाँ सर, 2 भी सम है, 0 भी सम है, इनका डिफरेंस भी सम आएगा, 2 का भाग चला जाएगा, तो आप 0 ले सकते हो। क्या मैं 1 ले सकता हूं? नहीं सर, सम और विषम का डिफरेंस सम नहीं आ सकता, 1 नहीं ले सकते। क्या 2 ले सकता हूं? हाँ, +-2 दोनों ले सकता हूं। क्यों? दोनों सम है, 2 सम को घटाऊंगा तो सम ही मिलेगा, 2 का भाग चला जाएगा। तो आप +-4 ले सकते हो, आप +-6 ले सकते हो, और ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हो। करेक्ट है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, अगर मैं इसको एक समुच्चय ए नाम दे देता हूं और इसको मैं समुच्चय बी नाम दे देता हूं, ठीक है, तो मजेदार बात क्या है? एक मजेदार बात तो ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी दोनों क्या है? परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं। इस बात को मानते हो? है ना? दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मैं ए और बी का यूनियन कर देता हूं तो मुझे जेड मिल जाता है। जेड कौन सा? वो समुच्चय था जिस पर मेरा संबंध परिभाषित था। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूं तो मुझे जेड मिलता है। जेड कौन है? जेड मेरा ओरिजिनल समुच्चय है। अगर सम और विषम संख्याओं को मिला देता हूं तो मुझे सारे पूर्णांक मिल जाएंगे। तो जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित था मुझे वही समुच्चय मिल गया। दूसरी काम की बात, पहली काम की बात, दूसरी काम की बात, तीसरी काम की बात, ये जो समुच्चय ए है ना, इसके आप कोई भी 2 अवयव उठा लो, कोई भी 2 अवयव उठाओगे, दोनों विषम होंगे और दोनों विषम अपने आप से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि विषम माइनस विषम जब भी मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सम मिलेगा। 3 में से 5 को घटाऊं, चाहे 3 में से 11 को घटाऊं, चाहे 3 में से 13 को घटाऊं, मुझे सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय में से कोई भी 2 अवयव ले लो, वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, सेम कहानी का क्या है, आप यहां से भी कोई भी 2 अवयव ले लो, वो भी आपस में कनेक्टेड हैं। यानी ए के सभी अवयव आपस में कनेक्टेड हैं और बी के सभी अवयव आपस में कनेक्टेड हैं। तीसरा क्या है? ए के सभी अवयव परस्पर संबंधित हैं और बी के सभी अवयव परस्पर संबंधित हैं। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी काम की बात यह है कि क्या ए का कोई भी अवयव, क्या ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित है क्या? सर ए में से अगर मैं किसी को भी उठाऊंगा तो वो कौन होगा? विषम होगा। और ए में से अगर बी में से मैं किसी को उठाऊंगा तो वो क्या होगा? सम होगा। और सम और विषम को मैं माइनस करूंगा तो मुझे विषम मिलेगा, और विषम में 2 का भाग नहीं जाता है। यानी ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इन चारों बातों में से किसी भी बात को में आपको कंफ्यूजन है क्या? कोई काल्पनिक बात नहीं करनी, सर ये होता तो वो हो जाता, जो होता तब होता। इस सवाल में ये कैलकुलेशन जो हमने की है, हमने 4 कंक्लूजन निकाले हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी का अगर यूनियन करूंगा तो मुझे जेड मिल जाएगा,
ए के सभी अवयव खुद से संबंधित हैं, बी के सभी अवयव खुद से संबंधित हैं, ए या बी में से कोई आपस में संबंधित नहीं है। यानी ये सब कनेक्टेड हैं, ये सब कनेक्टेड हैं, यहां का कोई यहां कनेक्ट नहीं है, यहां का कोई यहां कनेक्ट नहीं है। ये चारों बातें हमारी समझ आ गई। नाजिया, सर ये थर्ड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। क्या है थर्ड वाला पॉइंट? ए के सभी अवयव परस्पर संबंधित, बी के सभी अवयव ए में परस्पर संबंधित, सम संख्याएं विषम संख्याएं, विषम तो कोई भी दो विषम उठाऊंगा उनका माइनस क्या होगा? विषम। दो विषम का सम। माइनस विषम होता है यस सम। सर, यस सर, तो सम में दो का भाग चला जाएगा, यस सर, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। यस सर। यहां कोई भी दो अवयव उठाऊंगा, अवयव कैसे हैं? सम है, तो दो सम का डिफरेंस क्या होगा? विषम। दो सम का डिफरेंस क्या होता है? 10 का और 20 का डिफरेंस क्या है? सम। सम। तो सम में दो का भाग जाएगा, यस सर। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यस सर। बात यहां तक समझ आ गई। एक और था, इसका क्या नाम था? शिवम, हो गया उसका क्लियर। क्लियर है। अब ये कोई तुक्के में नहीं हुआ है, ये जो चार प्रॉपर्टीज हमें मिली हैं ऐसा नहीं है इसी सवाल के लिए मिली हैं। दुनिया में आप किसी भी समुच्चय को ले लो, उस समुच्चय पर कोई सा संबंध परिभाषित कर लो, अगर वो संबंध तुल्यता संबंध है, मेरी बात को ध्यान से समझना, दुनिया के किसी भी समुच्चय को ले लो और उस समुच्चय पर कोई भी संबंध ले लो, वो संबंध क्या हो? तुल्यता संबंध हो, तो वो क्या करेगा? इस समुच्चय के टुकड़े करेगा। जैसे यहां पे ए और बी टुकड़े हुए हैं, वो संबंध क्या करेगा? जिस समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय के टुकड़े करेगा। कैसे टुकड़े करेगा? उन टुकड़ों की चार खासियत होंगी। पहली खासियत क्या होगी? जितने भी टुकड़े होंगे, यहां तो दो ही थे, हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, उनकी खासियत होंगी 4। क्या खासियत होंगी? पहली खासियत होगी कि जो भी आप टुकड़ा मतलब उप समुच्चय हुआ ना, इस समुच्चय को ये उप समुच्चयों में विभाजित करेगा। इनकी 4 खासियत होंगी। क्या? किसी भी उप समुच्चय को अगर आप लोगे, उस उप समुच्चय के सभी अवयव आपस में कनेक्टेड होंगे, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी? एक उप समुच्चय का कोई भी अवयव दूसरे उप समुच्चय से कनेक्टेड नहीं होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनके अंदर कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, यानी परस्पर असंयुक्त उप समुच्चय बनेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? इन सभी उप समुच्चय का अगर मैं यूनियन कर देता हूं, फिर से मुझे वही समुच्चय मिल जाएगा जिस पर मैंने संबंध को परिभाषित किया था, है ना। तो ये जो उप समुच्चय बने हैं, इन उप समुच्चय को मैं बोलता हूं तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लासेस। इसको लिखने का तरीका है, अगर मैं 1 की तुल्यता वर्ग निकाल रहा हूं तो 1 के ऊपर मैं ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा, मैं 2 का तुल्यता वर्ग निकाल रहा हूं तो मैं 2 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 का तुल्यता वर्ग और 3 का तुल्यता वर्ग अलग अलग है, वो एक ही है। अगर आप 3 का भी निकालने जाओगे तो भी सेम ही मिलेगा, अगर आप 5 का निकालने जाओगे तो भी सेम ही मिलेगा। क्यों? ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये बात आपके समझ आई? वापस से बोल देता हूं, ये जो 4 ऑब्जर्वेशन हमने निकाली हैं, ये किसी तुक्के में नहीं निकली। दुनिया के किसी भी समुच्चय को अगर आप ले लोगे, उस पर कोई भी संबंध परिभाषित कर लोगे, तो वो संबंध उस समुच्चय को उप समुच्चयों में बांटेगा, यानी उसके टुकड़े करेगा। उन टुकड़ों की 4 खासियत होंगी और वो हर क्वेश्चन में होंगी। क्या खासियत होंगी? पहली खासियत, हर एक उप समुच्चय का हर एक अवयव अपने आप से कनेक्ट होगा, किसी एक उप समुच्चय का अवयव किसी दूसरे उप समुच्चय से कनेक्ट नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो उप समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी परस्पर असंयुक्त होंगे। सभी उप समुच्चय को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वो समुच्चय मिल जाएगा जिसके ऊपर मैंने संबंध को परिभाषित किया है। क्लियर है? और ये जितने भी टुकड़े हैं इन्हें हम बोलते हैं तुल्यता वर्ग। बात समझ आई नहीं आई? एक स्टेटमेंट और है जिसको अभी दे दूं, मैं भूल जाओगे, दे देता हूं। चलो, कोई समुच्चय जितने तरीके से ऐसे बांटा जा सकता है, इन 4 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी समुच्चय को जितनी मर्जी पड़े आपसे उससे आप टुकड़ों में बांट सकते हो, उसको विभाजित बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेट। जितनी तरीके से हम किसी भी समुच्चय के पार्टीशन कर सकते हैं, इन 4 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उतने ही तुल्यता वर्ग उस समुच्चय पर परिभाषित होंगे।
ये बात अगर नहीं भी समझ आई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाऊंगा बाद में दोबारा से। पर ये 4 कंडीशन होती हैं, ऐसे इसके टुकड़े होते हैं, ये बात हमारी समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं लिखा देता हूं कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। आ जाओ, अब लिखो। तुल्यता वर्ग। ठीक है, क्या बोलता है? एक समुच्चय होना चाहिए, उस पर एक संबंध होना चाहिए, और संबंध तुल्यता संबंध होना चाहिए। क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध आर। तुल्यता संबंध का मतलब स्वतुल्य सममित संक्रामक सभी है। ये आर एक को उप समुच्चयों में बांटेगा। आर समुच्चय ए को परस्पर असंयुक्त उप समुच्चयों में विभाजित करता है। ठीक है, इन उप समुच्चयों को हम समुच्चय ए के विभाजन बोलते हैं। इन्हें ए के विभाजन कहते हैं, जो निम्न प्रतिबंधों का पालन करते हैं। ठीक बात है। अब परस्पर असंयुक्त उप समुच्चयों का नाम भी देता हूं, ए आई कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? इनको हम ए आई कर देते हैं, ताकि नाम डालना आसान। ए आई मतलब A1 A2 A3 ऐसे है ना। इसको मैंने ए आई नाम दिया है। यानी हो सकता है 2 टुकड़े करे तो A1 A2 हो जाएगा, 3 करेगा तो A1 A2 A3 आ जाएगा, 4 करेगा तो A1 A2 A3 A4 आ जाएगा। ठीक बात है। चलिए सर, प्रतिबंध कौन कौन से होंगे? जितने भी उप समुच्चय हैं उनके सभी अवयव परस्पर संबंधित होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? सभी आई के लिए। सभी आई का मतलब क्या है? सभी उप समुच्चयों के लिए। सभी आई का मतलब सभी उप समुच्चय आ गए। ए आई यानी वो उप समुच्चय जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सभी अवयव परस्पर संबंधित हों। क्या ये डेफिनेशन रटनी है? बिल्कुल नहीं रटनी। डेफिनेशन जैसे मैं बोलता हूं वो याद रखनी है। सर, एक समुच्चय होगा, एक संबंध होगा, संबंध समुच्चय के टुकड़े करेगा, वो टुकड़ों की 4 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, हर टुकड़े के सभी अवयव आपस में कनेक्टेड होंगे, एक का दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा, इंटरसेक्शन 0 होगा, और यूनियन से वापस हमको ए मिल जाएगा। बस इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी आई के लिए ए आई के सभी अवयव परस्पर संबंधित हों। ठीक है। दूसरी कंडीशन, ए आई का कोई भी अवयव ए जे, ए आई और ए जे 2 अलग अलग उपसमुच्चय हैं, ए जे के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, कि किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है? कि ए आई और ए जे का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे फाई मिलेगा, कुछ भी कॉमन ना हो। कब? जब आई और जे का मान बराबर नहीं है। और चौथी कंडीशन, अगर मैं सभी ए आई को जोड़ देता हूं तो मुझे ए मिलेगा। बस, ठीक बात है। तो क्या होगा? तो ये होगा, ये जो उप समुच्चय हैं इन्हें हम तुल्यता वर्ग कहते हैं। तब उप समुच्चय ए आई को तुल्यता वर्ग कहते हैं। इसे ऐसे हम ब्रैकेट बनाएंगे
और इस उपसमुच्चय का कोई भी एक अवयव लिख देंगे। क्या? कोई भी अवयव, कोई भी एक अवयव द्वारा, ऐसे लिख देता हूं, कोई एक अवयव द्वारा व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई तो फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। और कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे कि सर ये होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। ये 4 चीजें समझ आनी चाहिए बस। एक और मैथ्स की क्लास हो रही है तो उसको कौन पढ़ेगा बेटा? 2 तरह से क्लास होती है यहाँ पर। एक जो आप एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, दूसरी क्वांटा लेक्चर। जैसे अभी ये बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको समझ आएगी बात। तो अब मैं करता हूँ सरस पांडे को। कहाँ गया सरस पांडे? समझ गया अपने आप ही। प्रदीप यादव। हाँ सर प्रदीप। ये सर आई जो है ये सभी उपसमुच्चय है ना? हाँ, उपसमुच्चय हैं। जैसे अगर मान लो कि 2 उपसमुच्चय बने तो A1 A2 बनेगा, 3 बने तो A1 A2 A3 बनेगा, ऐसे। सर और जे क्या इसमें नहीं समझ में आया, ये जे? ये वो भी वही है। अरे जैसे मान लो मैं A1 का इंटरसेक्शन A1 से ही करूंगा, तब थोड़ी फाई मिलेगा मुझे। एक उपसमुच्चय का दूसरे उपसमुच्चय से करना, दोनों अलग अलग हों। तो आई और जे वही है दोनों। ओके सर, थैंक यू। ठीक बात है। प्रीति कुमारी, अगर एक ही जगह पर 2 और बी की जगह पर 1 ले तो सर संबंध परिभाषित नहीं। ए और एक ही जगह 1 कैसे ले सकते हो आप? ये तो समुच्चय ना, समुच्चय की जगह समुच्चय के अवयव लोगे। हाँ बोलो बेटा प्रीति कुमारी। सर वो चौथा क्या लिखे हैं आप? चौथा लिखें, जब सभी उपसमुच्चय का मैं यूनियन करूंगा तो मुझे वापस से ए मिल जाएगा जिसके ऊपर संबंध परिभाषित है। ओके। क्लियर? और कौन रह गया है? अभय फोर्स, बोलो बेटा। हेलो सर। हेलो सर, हम्म, चौथे में ए आई यूनियन ए जे नहीं होगा? क्या बोल रहा है? ए आई यूनियन ए जे नहीं होगा? ए आई, हमको याद ऐसे रखना है कि सभी उपसमुच्चय का अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे वापस से ए मिल जाना चाहिए बस। और आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, परफेक्ट है। आकांक्षा, आज मैंने उन लोगों को के अनम्यूट किया है जिन्होंने कभी सवाल नहीं पूछे। आकांक्षा हो गया क्लियर? चलिए परफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से, हाँ बोल बेटा। सर फोर्थ वाला एक बार बता दीजिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ नहीं। 3 बार बता तो दिया। जितने भी तो उपसमुच्चय बने हैं उन सभी का यूनियन करोगे तो वापस से ए मिल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों का यूनियन किया ना, ए और बी का, तो वापस से जेड मिल गया। बस वही कहानी है। ये नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर अरे रहे उसकी हैं। बात नहीं कर रहा अभी, गोली मारो 4 को। यहाँ आओ, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ इसमें डाउट रह गया तो पूरी प्रश्नावली खराब हो जाएगी। यस सर, ये वाला समझ में आ हाँ गया। तो मस्त रहो, 4 समझ, अपने आप ही समझ जाओगे फिर। तानिया पाल, यस सर, ये आपने मतलब फर्स्ट वाले में ये आई लिखा है, तो मतलब A1 और A2 को प्लस करेंगे तो ये मतलब सर AI समझ नहीं आया है। नहीं, आपको ये समझना है, एक संबंध आर होगा, वो एक समुच्चय पर परिभाषित होगा। उस समुच्चय के टुकड़े होंगे जिन्हें हम उप समुच्चय बोलते हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 50 100, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है समुच्चय कितना बड़ा है। तो जितने भी उसके उप समुच्चय बनेंगे उनको मैं A1 A2 A3 नाम दूंगा। तो वो नाम मैंने जनरल करके AI दे दिया है ना। तो मैंने क्या लिखा है, सभी आई के लिए। सभी आई मतलब जितने भी उप समुच्चय, उन सभी के लिए जिस भी उप समुच्चय की बात करूंगा उसका हर एक अवयव आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? जी सर, और हमें क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट था। नहीं, अभी यही डाउट रहो, इसके अलावा डाउट की भी गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, तो तुम बाद में कहां से हाथ खड़े कर देते हो रे? तेजस भैया आ गया मेरा, तो ये और बंद हो गया। अबे ये कैसे हो गया? बोलो। सर जी, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब नहीं समझ में आया। यूनियन का मतलब सबको जोड़ना, इंटरसेक्शन मतलब सब में कॉमन।
क्लास 11th में समुच्चय पढ़ाऊंगा, अभी इस क्लास 11 की क्लास स्टार्ट होने वाली है 2 दिन बाद, उसमें आके पढ़ जाना। 11वीं में ना पढ़े आगे ना 12वीं में पढ़े थे सर, पर इतना पढ़े वो थे, ज्यादा। थोड़ा सा पढ़े, इतू सा पढ़े है ना, यस सर, इतू सही। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास थी। हमने तुल्यता वर्ग को डिस्कस कर लिया है। तुल्यता वर्ग के क्वेश्चंस हम कल लगाएंगे, और बस हमें ये 4 कंडीशन समझ आनी चाहिए। डेफिनेशन हमें बिल्कुल नहीं रटनी, रटने जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। एक संबंध होगा, एक समुच्चय होगा, संबंध समुच्चय के टुकड़े करेगा, टुकड़े 4 कंडीशन फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन कि सर जो भी टुकड़ा है उसके सभी अवयव आपस में कनेक्ट होंगे, एक उपसमुच्चय के अवयव दूसरे उपसमुच्चय से कनेक्टेड नहीं होंगे, कोई भी उपसमुच्चय के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और सारे उपसमुच्चय का यूनियन कर देंगे तो वापस से वही समुच्चय आ जाएगा जहां पर संबंध परिभाषित है। बस ऐसे ही याद रखना, इससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।